वो जर्मेन अमेंडमेंट वो होती है जो बिल जिस मकसद के लिए पेश हुआ है उससे रेलिवेंट हो। जर्मेन मींस रेलिवेंट बेसिकली। तो अगर फॉर इंस्टेंस हेल्थ केयर का बिल है तो उसमें अमेंडमेंट हेल्थ केयर की हो, ये जर्मेन अमेंडमेंट्स हैं। नॉन जर्मेन अमेंडमेंट्स हैं कि आप उसमें इररेलेवेंट उस बिल से ताल्लुक़ जिनका नहीं है उनको भी ऐड करना शुरू कर दें। तो बेसिकली जब हाउस ने एक बिल पास किया और वो सेनेट के पास गया, पाकिस्तान में ये रूल है कि हाउस के बाद जब नेशनल असेंबली के पास सेनेट में बिल जाता है तो सेनेट उसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है, उस बिल में चेंजेस करना चाहती है बिफोर पासिंग इट एंड रीसेंडिंग इट बैक टू नेशनल असेंबली, दे हैव टू पास ओनली द जर्मेन अमेंडमेंट्स विच आर रेलिवेंट अमेंडमेंट्स टू दैट बिल। तो हेल्थ केयर के बिल में वो एजुकेशन की कोई चीज़ क्लॉज ऐड नहीं कर सकते। यूएस के अंदर सेनेट के पास पावर है, वो किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकती है। हाउस की किसी भी किस्म का बिल उसके पास आया, दे कैन ऐड एनी सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट। और जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि इवन मनी बिल्स के अंदर भी वो टाइटल ऑफ द बिल चेंज किए बगैर नीचे पूरा का पूरा बिल बदल सकती है। वो ऑब्वियसली फिर उसका नेक्स्ट मैकेनिज्म अपना है कि फिर वो कॉन्फ्रेंस कमेटी में जाएगा एंड देन दे विल रिजॉल्व के बिल की सूरत क्या होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है इन यूएस। फिलिबस्टर, फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली बहुत ज़्यादा यूएस सेनेटर्स के पास। सेनेटर्स हैव द राइट टू गो ऑन स्पीकिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, ये दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि देयर शुड बी फुल लेंथ डिबेट ऑन एवरी मैटर इन सेनेट, कि मुकम्मल डेप्थ में डिबेट होनी चाहिए। मगर इसको मिसयूज़ बहुत हिस्टोरिकली किया जाता है और इस चीज़ को फिलिबस्टर कहते हैं। बेसिकली ये टैक्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं बहुत सारे सेनेटर्स टू डिले और इंटायरली प्रिवेंट अ वोट ऑन बिल बाय एक्सटेंडिंग डिबेट ऑन द मैटर। फॉर इंस्टेंस कि अगर डेमोक्रेट्स ने कोई बिल पेश किया या कोई बिल हाउस से अप्रूव होकर आया सेनेट में, तो डेमोक्रेट्स का वो बिल है, तो सेनेटर जो रिपब्लिकन का है तो वो फ्लोर पे जाएगा और उस पर तकरीर करता रहेगा ताकि इस पर वोटिंग ना हो सके, ताकि ये बिल पर भी वोट ही ना हो और एग्जॉस्ट होकर ये बिल ख़त्म हो जाए और लोग इस पर वोट ना करें। तो ये बेसिकली है उस और इस पर कोई लिमिटेशन जनरली नहीं हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती थी। तो कोई रूल नहीं था कि आप सेनेटर को रोक सकते हैं बोलने से। तो सेनेटर्स वुड स्टार्ट डिस्कसिंग दैट बिल, जिन्होंने उन्हें उसे अपोज करना है उस पर वोट नहीं होने देना, और उसके बाद वो अपनी टेलीफोन डायरेक्टरीज पढ़ना शुरू कर देंगे, कुकिंग बुक्स से रेसिपीज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे। इट्स वाज एज अ डिलेइंग टैक्टिक। The record of longest individual speech goes to South Carolina's J. Strom Thurmond, who filibustered for 24 hours and 18 minutes against the Civil Rights Act of 1957. 1917 में रूल 22 अडॉप्ट किया गया था। ये बाय द वे 1857, I think you got to cross check this, I think this is 1857, but I have to cross check that as well. In 1917, senators adopted a Rule 22 of the Senate rules that allowed the Senate to end a debate with a 2/3 majority vote, with a device which was known as cloture. इस प्रिंसिपल के तहत बेसिकली ये था कि अगर कोई बंदा डिबेट करी जा रहा है डिले, तो 2/3 of senators could vote and end that freedom of speech and subsequently ताकि उस पर वोट हो सके। Filibusters were particularly useful to southern senators who sought to block civil rights legislation until this policy was invoked after 60-day filibuster against Civil Rights Act of 1964. Yes, ये 1957 ही। 1964 के अंदर 60 डे यानी मुख्तलिफ सेनेटर्स ने बार सदर्न सेनेटर्स जो थे उन्होंने बार सिविल राइट्स बिल को डिले करने के लिए 60 डे तक फिलिबस्टर किया until 2/3 of the Senate voted against it and then it was stopped. In 1975, the Senate reduced the amount of votes required from 2/3 to 3/5. तो यानी कि अब पहले से कम सेनेटर्स चाहिए, पहले ज़्यादा सेनेटर्स, पहले 2/3 is 66 or 67 senators, so they have been reduced to 60 senators out of 100 senators ताकि ये फिलिबस्टर की टेक्निक एक्सप्लॉइट ना हो सके. दिस इज अ वेरी फेमस थिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. पॉप कल्चर में भी मिस्टर स्मिथ गोज टू वाशिंगटन इज अ वेरी फेमस क्लासिकल मूवी इन विच फिलिबस्टर टेक्निक इज एम्प्लॉयड. जिस तरह हमने पहले बात की कि दुनिया में जो स्टेट्स हैं, सेनेटर्स हैं, वो सेनेटर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सेनेटर्स जबकि जो लोअर हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो छोटे फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यूएस के अंदर भी जो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो छोटा होता है क्योंकि एक
वर्जीनिया से या न्यूयॉर्क से देर आर probably 27 congressional districts in California, तो मतलब 27 different House of Representatives में वहाँ पर representatives आ रहे हैं, जबकि US Senate में पूरी की पूरी कैलिफोर्निया स्टेट से 2 senators आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बड़े political unit को represent कर रहे होते हैं senators, hence they have greater representative character and they also represents the interest of their states. तो ये बेसिकली US Senate की enormous and wide powers हैं. इसके कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल एनालिसिस अगेन वही है कि किस तरीके से पॉलिटिकल डेडलॉक्स बनते हैं, गवर्नमेंट शटडाउन की जो मैंने आपको बात की, कितनी चीज़ें डिले हो जाती हैं, फिलिबस्टर की टेक्निक कितनी इस्तेमाल होती है, पार्टिजनशिप कांग्रेस में बहुत बड़ी है ओवर द टाइम के इस पावर की वजह से सेनेट जिस पार्टी के पास सेनेट का कंट्रोल होता है वो फिर अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करती हैं. In order to understand this system more effectively और किस तरीके से कांग्रेस का क्या रोल है, I wrote a piece a year, 2 years ago, and this is the title of that piece. It was published online in the blog, so you can just Google. I will also get it attached in the description box, but even if I don't, this is the title of the article that clearly एक बड़ा analytical उसके अंदर depth में जाके I have explained that what are the powers of the that constitution has given to Senate and Congress and why they have given that power and how certain times Congress fail to use that power effectively for the benefit of the United States. तो ये 2-3 aspects आप basically लिख सकते हैं critical analysis के अंदर. This is the link of that article in The Nation. I hope this lecture helped you and I'll see you guys next time.